जिसमें हम तत्वों को नहीं जोड़ेंगे, हम अणुओं को जोड़ेंगे, तब भी वो यौगिकी। सिंपल भाषा में याद रखो कि जो जुड़ के बनता है वो यौगिक होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री का चैप्टर उपसंयोजी यौगिक मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या होता है, इनको हम उपसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं, उपसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। तो नाम क्या है, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसा होता है कि अलग अलग बुक में, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है उसका नाम उपसंयोजन यौगिक, और कुछ बुकों में दे रखा है उपसंयोजी यौगिक, कुछ बुकों में दे रखा है उपसंयोजक यौगिक। तो उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी बात है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो क्या है, ये चैप्टर वैसे तो थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन अगर जो चाहता है कि मैं ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहता, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि वो ये कर ले तो उसका काम भी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले पहले क्या, इसको चैप्टर को, और यहाँ पे क्या देखेंगे हम देखने वाले वन बाई वन। तो क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं हर चैप्टर में इंट्रो करते हैं कि किस तरह से क्या चीजें इसमें क्या पढ़ने वाले, तो उसी तरह से इसका करेंगे, लेकिन इसका इंट्रो थोड़ा पीछे से स्टार्ट होगा। पीछे से मीन्स कुछ चीजों को पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर समझ में आएगा कि उपसंयोजी क्या होते हैं। तो ये भी मैं पहले बताऊंगा नहीं उपसंयोजी रसायन क्या है, क्योंकि आपको पहले ये समझना होगा कि उपसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या। तो पहले चलते हैं हम खाली स्लाइड पे, पहले चलेंगे हम खाली स्लाइड पे। आपको समझनी कुछ जनरल बातें, कुछ जनरल बातें आपको समझनी है जो आपको ऑलरेडी पता तो है, लेकिन आपको रिवीजन करना है उनका। जैसे आपको पता है साल्ट, साल्ट पता है ना आपको, साल्ट लवण मतलब। तो आपको पता है एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, आप काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो उसको। क्या होता है, हमारा एसिड होता है प्लस इसकी रिएक्शन बेस से होती है, तो हमारा क्या बनता है, आपको पता है साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस H2O बनता है। ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा था ना। अब साल्ट क्या होते हैं, यहाँ पे साल्ट से स्टार्ट करेंगे हम। किससे स्टार्ट करेंगे, साल्ट से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास HCl है, एसिड हमारे पास HCl है, और उसके साथ लेंगे हम HCl है, उसके साथ लेंगे हम बेस को NaOH, NaOH। तो सीधी सी बात है, आपको पता है H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O, और Na और Cl मिलके बना लेंगे NaCl। तो ये है अपना साल्ट, ये क्या अपना साल्ट। वैसे साल्ट कई टाइप के होते हैं, एसिड नेचर के भी होते हैं, बेस नेचर के भी होते हैं, मतलब अम्लीय साल्ट भी होते हैं, क्षारीय लवण भी होते हैं, अम्लीय लवण भी होते हैं, और एक उदासीन लवण होते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम अम्लीय, क्षारीय की तो नहीं करेंगे, ओनली करेंगे उदासीन लवण की। उदासीन लवण का मीन्स होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ना ही आपको H दिखेगा, आपको पता है जिसमें H होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसमें OH होता है वो बेसिक नेचर का होता है, मीन्स अम्लीय नेचर का होता है और क्षारीय नेचर का होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ना तो आपको एसिडिक नेचर मिलेगा ना बेसिक, इसका मीन्स ना ही आपको H मिलेगा ना ही OH मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे ना ही यहाँ पे इसमें H है ना ही OH है। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर H और OH नहीं दिखता, मैंने बोला एसिडिक बेसिक नेचर की बात नहीं करेंगे हम, सिंपल में, क्योंकि इसी का यूज करना है। आपको H और OH नहीं दिखता तो समझ जाओ ये साल्ट है, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। तो साल्ट है, तो ये क्या है, साल्ट है। अब साल्ट के पार्ट देखो, साल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव पार्ट और एक होता है हमारा नेगेटिव पार्ट। कैसा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारे साल्ट तो पता चल गया ना, साल्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और हम पढ़ने वाले सिंपल साल्ट। और सिंपल साल्ट में ना ही आपको H मिलेगा ना ही आपको OH मिलेगा, ये समझ आ गए। इसको कहते हैं सामान्य लवण। क्या बोलते हैं ये, जनरल साल्ट। क्या होते हैं ये, जनरल साल्ट मीन्स सामान्य लवण, इसको बोलेंगे हम सामान्य लवण। देखो क्या होता है, कभी कभी चीजों की शुरुआत थोड़ा पीछे से करनी पड़ती है ताकि आगे की चीजें अच्छे से समझ आए। समझ आ गया, तो सामान्य साल्ट समझ लिया। सामान्य साल्ट, पहली बात तो ये साल्ट आपने समझा
कि साल्ट क्या होते हैं जिसमें HOH नहीं होता, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। अपने सामान्य लवण है ये, एसिडिक बेसिक की हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे, जरूरत भी नहीं। तो सामान्य लवण हो गया। हम देख रहे हैं कि जो हमारे जनरल साल्ट होते हैं उसमें H नहीं होता, OH भी नहीं होता, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलने वाले आगे, चलें कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे यौगिकों पे, यौगिक क्या होते हैं उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे मूव करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया, साल्ट हो गए, नॉर्मल साल्ट है, सामान्य साल्ट है। अब आते हैं हमारे यौगिक। सबको पता है यौगिक, तो सबको पता है, यौगिक के बारे में तो सबको पता है, मैंने समझाया था यौगिक किसे कहते हैं, पता है ना, क्योंकि आपको पता है तत्व, तत्व परमाणु, आपको पता है परमाणु किसे कहते हैं, वो सिंगल होता है उसे परमाणु कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, बहुत सारे एक से परमाणु एक साथ लगे होते हैं उसको तत्व बोलते हैं। आपको पता है यौगिक किसको बोलते हैं, यौगिक आपको पता है बहुत सारे तत्वों से मिलकर क्या बन जाता है, हमारा यौगिक बन जाता है। मैंने एक चीज और भी बताई थी, क्या मैंने ये भी बताया था कि तत्वों को भी सिंबल तो सेम ही रहता है, तत्व का कोई सिंबल अलग से थोड़ी है। जैसे आयरन का तत्व है तो आयरन का सिंबल F ही है, मैं बोलूँ आयरन का परमाणु तो भी सिंबल F ही है, तो F अलग नहीं होता। कहने का मीन्स है आपको सिंपल में अगर आप याद रखना चाहो तो जैसे क्या होता है, बहुत सारे हमारे क्या मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा क्या मिल जाते हैं, हमारे दो या दो से ज्यादा जब परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बन जाता है, अणु बन जाता है ना। इसी तरह से क्या होगा, लेकिन अणु में और यौगिक में डिफरेंट होता है, उसमें सेम नहीं होते, उसमें सेम नहीं होते मीन्स हमारा H2O है, H2O क्या है, हमारा अणु है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। यौगिक में डिफरेंट होने चाहिए, यौगिक में क्या होने चाहिए, डिफरेंट तरह के तत्व लगे होने चाहिए। जैसे CO2 क्या हमारा यौगिक है, हाँ है, इसमें कार्बन का तत्व लगा है और दो ऑक्सीजन के तत्व लगे, तो डिफरेंट होने चाहिए। दोनों में समझ आ गया, अणु में और यौगिक में डिफरेंट समझ आया, क्योंकि यौगिक की बात करेंगे, यौगिक ही नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी। तो समझ आ गया, समझ तो आ गया ना। अब हमारे जो अणु होते हैं तो वो तो हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो H2O है तो ये क्या है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, लेकिन हमारे जो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, यौगिक में जो होते हैं वो अलग अलग तत्व बोलेंगे। ये हमारा कार्बन का तत्व है एक और ऑक्सीजन के दो तत्व है, इनको मिला दिया हमने, यौगिक बन गया। समझ आया यौगिक क्या होते हैं। आपको पता है परमाणु क्या होते हैं, परमाणु सबको पता है, सबसे छोटा पार्ट होता है परमाणु, और बहुत सारे सेम परमाणु, सेम का मीन्स एक जैसे होने चाहिए। जैसे एक लगाओ या 1,00,000 लगाओ, एक लगाओ या 1,00,000 लगाओ, परमाणु को लगा दिए तो क्या बन गया, वो तत्व बन गया। और आपको पता है अगर परमाणु को आपने दो या दो से ज्यादा परमाणु को एक साथ लिया तो वो क्या बन गया, आपका अणु बन गया, अणु बन गया। दो या दो से ज्यादा परमाणु को लेने पे अणु बन जाता है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब यौगिक बनाते हैं तो यौगिक में क्या लेते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं, तत्व लेते हैं, बात खत्म। चले आगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यौगिक की बात करूं तो आपको समझ तो आएगा कि डिफरेंट टाइप के तत्व मिल गए तो यौगिक बन गया। पहले ये चीज क्लियर होनी जरूरी है कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक को पढ़ेंगे, मैं बार बार बोलूंगा यौगिक यौगिक, तो आपको पता तो होना चाहिए यौगिक क्या होते हैं। यौगिक होते हैं जब डिफरेंट टाइप के तत्वों को दो या दो से ज्यादा हम एक साथ जोड़ देते हैं उनको, तो जो भी बनता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ आई। आगे चलो, अब चलते हैं हम किस पर, चैप्टर पे, पहले चैप्टर पे। अब आता है हमारा यहाँ पे, अब आता है यहाँ पे, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आणविक या योगात्मक यौगिक। कैसे यौगिक, आणविक या योगात्मक यौगिक। अब देखो नाम से पता चल गया, आणविक मीन्स, आणविक मीन्स ये अणुओं से बने होंगे, क्योंकि आपको पता है किससे बनते, तत्वों से भी तो बनते हैं यौगिक। अभी मैंने क्या बताया था, तत्व मिलाओगे आप तो यौगिक बनेगा, तत्व मिलाने से क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो यौगिक, यौगिक का मतलब ही क्या होता है, योग करके जुड़ के बन रहा है तो वो यौगिक होता है। योग करके एडिशन होके जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यौगिक आप बनाने वाले हो, कैसा बनाने वाले हो, यहाँ पे हमारे एलिमेंट नहीं जुड़ेंगे,
अणु जुड़ेंगे। क्लियर समझ आ रही है? हम यौगिक को कितने टाइप से बना सकते हैं? दो टाइप से। यौगिक का मीन्स, पहले तो यौगिक का मीन्स समझ लो। यौगिक का मीन्स होता है जो ऐड होके बनता है। और किससे? उसमें क्या होता है, दो तरह से ऐड होके बन सकता है। एक तो हम तत्व ऐड कर दें तो भी हमारे क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। एक हम अणुओं को ऐड कर दें तो भी यौगिक बन जाएगा। बात क्लियर है? तत्वों को ऐड करके अभी मैंने दिखाया था, आपने कार्बन का तत्व और दो ऑक्सीजन के तत्व जोड़े थे तो क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक बन गया था। बन गया था कि नहीं बन गया था? अब हम क्या है, अब यहाँ पे जो यौगिक बनाने वाले हैं तो वो कैसा यौगिक बनाने वाले हैं? आणविक। इसमें हम तत्वों को नहीं जोड़ेंगे, हम अणुओं को जोड़ेंगे, तब भी वो यौगिक ही। सिंपल भाषा में याद रखो कि जो जुड़ के बनता है वो यौगिक होता है। यौगिक का मीन्स ही योग होता है, योग का मीन्स ही जुड़ना होता है। तो अगर जुड़े तो क्या होगा? जुड़े तो यौगिक होगा। चलें आगे। अब देखो, अब यौगिक बनाए यौगिक। इंट्रो ही हम बाद में लेंगे, पहले इसका फुल डेफिनेशन समझ लेंगे कि इस चैप्टर में क्या करने वाले। ये हो गया। तो ये थे हमारे सिंपल यौगिक। ये क्या किया हमने, कार्बन को लिया, कार्बन के तत्व लिए, कार्बन का एक तत्व लिया, ऑक्सीजन के दो तत्व लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक बन गया। तो ये कैसे है? एलिमेंट बेस्ड यौगिक, तत्वों से बने यौगिक। हम दूसरे यौगिक भी तो बना सकते हैं ना, किससे? मॉलिक्यूल्स वाले यौगिक बना सकते हैं। जैसे फिटकरी का एग्जांपल सबको पता है, फिटकरी का एग्जांपल सबको पता है। क्या होता है, हमने क्या लिया, K2SO4 लिया, क्या लिया, K2SO4 लिया और Al2SO4 का ऑल्थराइज लिया, SO4 का क्या लिया, ऑल्थराइज लिया। अब हमने क्या किया, इसमें जल मिला दिया, कितना, 24H2O किया, और हमारा क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको इसमें डिसॉल्व किया। अरे डिसॉल्व कर रहे हैं ना, देखो पहली बात तो ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, अणु तो है ना, अरे अणु तो है ना। ये भी क्या है, आपको पता है, दो या दो से ज्यादा अगर परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। ये क्या है, ये भी क्या है, अणु। तो यहाँ पे यौगिक किससे जोड़ के बना रहे हो आप, अणुओं को। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो यौगिक बना रहे हो आप, एलिमेंट्स को जोड़ के बना रहे हो, तत्वों को जोड़ के बना रहे हो। यहाँ पे जो आपको यौगिक बनाना है वो अणुओं को जोड़ के बनाना है। क्लियर समझ आ रही है? ये क्या है हमारा, अणु, ये क्या है, अणु। इन दोनों को जोड़कर आप यौगिक बनाने वाले हैं। दूसरी टाइप से अगर देखें तो ये क्या है, साल्ट, लवण है ना, ये भी हमारा लवण, ये भी हमारा लवण है। किसमें मिला दिया हमने, जल में मिला दिया। जल में ने दोनों को घोल दिया, घोलने के बाद क्या किया हमने, इसको क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। इसका मीन्स क्रिस्टलीय कर दिया। क्रिस्टलीय का मीन्स होता है हमने इसे गर्म किया, हीट किया और पानी इसमें से उड़ गया, उड़ गया ना। अब जब पानी इसमें से उड़ गया, बात समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमने एक यौगिक ये लिया, एक यौगिक बोल रहे हो, एक है तो ये भी यौगिक ही। अरे ये भी अगर दूसरे एंगल से देखो तो अणु भी है तो यौगिक भी तो है, ये यौगिक है ना। तो एक यौगिक ये लिया, एक यौगिक ये लिया, या ये बोल दो एक अणु ये लिया, एक अणु ये लिया, इसको पानी में घोला। पानी में घोलने के बाद क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया उसका, मीन्स उसे गर्म कर दिया। गर्म करोगे तो सीधी बात है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। क्रिस्टल का मीन्स होता है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जानते हो ना, किसी चीज में जैसे चीनी घोल दिया आपने, चीनी घोली, चीनी घोलने के बाद चीनी को आप गर्म कर दो तो पानी उससे निकल जाएगा, तो वो क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको करोगे तो ये क्रिस्टल बन जाएगा और इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। SO4 ये इससे जुड़ गया क्या, Al2SO4 का ऑल्थराइज, और यहाँ पे आ गया 24H2O। अब मुझे बताओ इसको क्या बोलोगे आप, यौगिक है कि नहीं है? आपको पता है जुड़ के बना है वो यौगिक है, सीधी सी बात है। बस क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। भाई हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने छोटे से तत्वों से बनाया यौगिक। पहले दोनों में डिफरेंट समझो, छोटे से तत्वों से जब हमने यौगिक बनाया तो हमने देखा एक तत्व ये लिया, एक तत्व ले लिया, यौगिक बन गया, बन गया यौगिक, यौगिक बन गया ना। यहाँ पे छोटे लेवल का यौगिक बनाए कैसे, एलिमेंट से। यहाँ पे जो हम यौगिक बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अणु ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उनसे यौगिक बना रहे हैं। यौगिक ये भी है और यौगिक ये भी है। सिंपल भाषा में ध्यान रखो, जब जुड़ जाते हैं तो यौगिक बोलते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं चाहे वो अणु है,
सबको हम यौगिक ही बोलेंगे। कैसे यौगिक है ये? आणविक यौगिक। इसको यौगिक कैसे बोलेंगे? परमाणविक यौगिक या तत्वों के यौगिक। अरे तत्वों से बने हैं या परमाणुओं से बने हैं? ध्यान रखना, परमाणुओं से भी बनते हैं यौगिक, कभी सोचो तत्वों से बनते हैं, परमाणु से भी बनते हैं यौगिक। तो चाहे इसे बोल दो कि ये यौगिक जो है वो तत्वों से बना हुआ यौगिक है, या बोल दो परमाणुओं से बना हुआ यौगिक है, लेकिन इसको क्या बोलोगे आप? ये अणुओं से बना हुआ यौगिक है या यौगिकों से बना हुआ यौगिक है। ये भी तो यौगिक है। देखो ऐसे तो समझो, ये भी क्या है? यौगिक। ये भी क्या है? इनसे बना, तो ये है यौगिकों से बना यौगिक। दूसरी लैंग्वेज पे आ जाओ, ये भी क्या है? अणु। ये भी क्या है? अणु। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? अणुओं से बना हुआ यौगिक। तो इसको हम आणविक यौगिक भी बोल सकते हैं या यौगिकों से बना हुआ यौगिक भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। क्लियर? अगर ये बात समझ आ गई तो कहानी समझ आ जाएगी। ये क्या है? ये हम परमाणु से बना यौगिक या तत्वों से बना यौगिक, ये अणुओं से बना यौगिक या यौगिकों से बना यौगिक। क्लियर? अब चलते हैं हम चैप्टर पे। अब समझ आ जाएगा ना? बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब आते हैं यहाँ पे। अब उसने बोला है आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक, मीन्स मॉलिक्यूलर या एडिटिव कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, जब दो या दो से अधिक, पहले हम समझ रहे हैं क्या, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को के विलयनों को उनमें उनके निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित होने पर गर्म करने से नए पदार्थ क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को आणविक यौगिक कहते हैं। ये बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई होगी? हाँ, अब आ जाएगी। अभी देखो क्या कर रहे तुम। उसने बोला भाई, उसने बोला एक होंगे सरल यौगिक, एक होंगे जटिल यौगिक। जटिल का मीन्स तो जानते हो, थोड़े दिखने में ही पता चल जाएगा हार्ड है। देखो, उसने पहले लैंग्वेज को एक बार और पढ़ लो। उसने बोला है जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक के विलयन, क्या हो गए? सरल यौगिक लोगे। अब पहले आपको समझना पड़ेगा सरल यौगिक कौन से होंगे, जटिल यौगिक कौन से होंगे, फिर उनके विलयनों को आप ऐड करोगे। वही किया हमने, बस देखने में अलग था। एक बात बताइए मुझे, सरल यौगिक ये सिंगल बनाए, ये क्या है? सिंगल बनाए, तो क्या कहोगे इसको? सरल यौगिक। ये भी सिंगल है, सरल यौगिक। ये भी सिंगल है, सरल यौगिक। तो देखो ये भी सरल यौगिक है और ये भी सरल यौगिक है। ये देखो कितना हार्ड, दिखने में हार्ड लग रहा है, तो ये जटिल यौगिक है या योगात्मक यौगिक है। तो उसने बोला आप क्या करो, दो सरल यौगिकों के, सरल यौगिक तो पहचान लोगे ना, सिंगल बना होता है। सरल यौगिक का मतलब होता है सिंगल सॉल्ट, एक लवण। आपको सिंपल भाषा में समझना है, अकेला लवण है तो वो सरल यौगिक है या सरल लवण है। कैसा लवण है ये? इसको आप सरल लवण बोलो या सरल यौगिक बोलो। सिंगल होगा तो ऐसे बोलोगे। ये क्या हो गया? ये आपको पता है, देखो कितने सारे इसमें क्या है, जुड़े हैं, ऐड हुए, तो देखो देखने में ही जटिल लग रहा है। या योगात्मक यौगिक। अब तो बात समझ आ गई। वो यही बोल रहा था आप सरल यौगिकों को मिलाओ, ये भी सरल यौगिक, ये भी सरल यौगिक, इन दोनों के विलयनों को क्या करो? मिलाओ। मिलाने के बाद गर्म कर दो। गर्म करने के बाद आपके पास जो बनेगा उसको आप योगात्मक यौगिक कहते हैं, जटिल यौगिक कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बोला था उसने, अब समझ आ गया। अब देखो डेफिनेशन, यही बोल रहे हैं वो क्या? देखो, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को, सरल यौगिक थे हमारे पास दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्या किया? उनके विलयनों को मिलाया हमने, मिला रहे थे ना अभी। फिर क्या हुआ? निश्चित आणविक अनुपात में। ये भी समझना, निश्चित आणविक का मतलब फिक्स अणु होते हैं। फिक्स का मतलब यहाँ पे हम K2SO4 के कितने अणु ले रहे थे? एक। और Al2SO4 का उल्टा इसके भी कितने ले रहे थे? एक। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दोनों के अणु एक एक होने चाहिए। अगर मान लिए K2SO4 के अगर दो ले लिए, उसका एक ले लिया, तो नहीं बन पाएगा। तो उसने बोला ये भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है कि अगर इन इन अणुओं को मिलाना है आपको, इन इन सरल यौगिकों को मिलाना है, तो कितने कितने यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो आणविक, निश्चित आणविक अनुपात का मतलब यही है, अणुओं की संख्या फिक्स रहेगी कि कितने लेने आपको, किसके साथ क्या अनुपात में मिलाया आपने।
अनुपात में मिलाया। देखो अनुपात का मतलब समझो, इसको भी कितना लिया आपने 1 और इसको भी क्या लिया 1, तो फिक्स अनुपात है ना इनका अणुओं का, इसका भी 1 इसका भी 1। आप समझ आ गया होगा शायद। देखो और फिर क्या कर रहे थे हम फिर क्या कर रहे थे, उसको मिलाकर क्या कर रहे थे, वाष्पीकृत होने तक गर्म करते हैं। वाष्पीकृत का मतलब जब तक सब भाप बन के उड़ ना जाए, जब तक हम गर्म करते हैं तो क्या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। मैंने बोला था सॉलिड सा, चीनी को पानी में घोल के कभी गर्म करना आप, तो फिर क्या बचेगा बाद में, सॉलिड बचेगा, वो उसी बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। देखो आणविक यौगिक क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अणुओं से बना है। योगात्मक यौगिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो यौगिकों के योग से बना है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ये आ गया, यहाँ पे क्या है, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को उनके निश्चित आणविक अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उनको आणविक यौगिक कहते हैं। डेफिनेशन आपको ये तो था समझाने के लिए, ये था समझाने के लिए, आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, राइट। समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ आ गई। आगे चलें। अब देखो यहाँ पे आगे आता है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, जब आप इनको यौगिकों को बनाओगे, कौन से यौगिकों को बनाओगे, योगात्मक यौगिक को या आणविक यौगिकों को बनाओगे, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये माइंड में क्लियर है कि यहाँ पे अणु लेने पड़ेंगे। पहली बात क्लियर है, क्या लेने पड़ेंगे, अणु लेने पड़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अणु लेने पड़ेंगे, राइट। और फिक्स अनुपात में लेने पड़ेंगे। फिक्स का मीन्स इसके साथ इसके कितने अणु लेने हैं, इस साथ इसके कितने अणु लेने, ये भी फिक्स होता है। क्लियर है। अब जैसे ही आप बनाओगे तो दो टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं, दो टाइप के बनते हैं। एक होते हैं द्विक लवण, और इसे छोड़ दो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, जालक यौगिक भी बोलते हैं इसको। अब जालक वाले चैप्टर ही नहीं है तो आपको हो सकता है समझ ना आए, तो आप जालक को छोड़ दो, चाहो तो लेफ्ट कर दो, वरना इसको जालक यौगिक भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका जालक यौगिक है। यहां तक समझ आया। दूसरा जो अपना चैप्टर है उससे संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक, तो दो तरह के। देखो आप पहले यौगिक समझोगे, फिर आप योगात्मक यौगिक समझोगे, तभी तो समझ में आएगा उपसंयोजी यौगिक। क्योंकि उपसंयोजी यौगिक ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना डायरेक्ट, आपको यौगिक ही नहीं पता तो आप उपसंयोजी यौगिक कैसे पढ़ोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारे जो होते हैं ये यौगिक बना रहे हैं हम अणुओं को मिला मिला के, ये दो टाइप से बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं, दो टाइप के। एक टाइप को बोलते हैं हम द्विक लवण और एक बोलते हैं हम उपसंयोजी। मीन्स एक तो हम होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे होते हैं डबल सॉल्ट बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। अब बनते कैसे, आ जाए उस पे। अब बनते देखो कैसे, ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक तो बना के दिखा दिया ना मैंने, तो इसी वाले को बोलते हैं, ये जो सिंपल बना है अपना, इसको बोलते हैं हम देखो ये जो बना है इसको बोलते हैं हम द्विक लवण। द्विक लवण क्यों बोल रहे हैं, द्विक का मतलब दो, लवण का मतलब लवण, जिसमें दो लवण होंगे उसे द्विक लवण बोलते हैं। तो द्विक लवण बोलते हैं ना। अब बताओ मुझे, K2SO4 भी क्या है, लवण है एक। Al2SO4 का अंतराज भी क्या है, लवण है। तो कितनों से बना है ये, दो लवण से बना है ना, तो क्या इसको द्विक लवण नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, एक ही लवण है तो आप इसको लवण बोलोगे। यहाँ पे दो लवण है तो इसको द्विक लवण बोलोगे। द्विक लवण का मतलब होता है दो लवण, तो दो लवण तो है, तो इस तरह से बनती है द्विक लवण। समझ आया। हम यहाँ पे अणुओं को मिक्स कर रहे थे, यहाँ पे हमारे ये दोनों मिक्स हो गए, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुला और आपने देखा कि इसको बोलते हैं द्विक लवण। क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझ आ गया। डबल सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो सॉल्टों से बनाई। इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, एक और भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक और भी बनाते हैं। क्या, एक तो बनाना सीख लिया द्विक लवण कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट बतानी है मुझे, यहाँ पे क्या ये और ये आपस में बॉन्ड बना के जुड़े हैं, नहीं, बॉन्ड बना के क्या जुड़े, ये अलग है ये अलग है। तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं या ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग से नहीं जुड़े होते। वो कैसे जुड़े होते हैं, सिंगल
केवल अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वंडर वाल बल होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरह के बॉन्ड मतलब फोर्स से जुड़े होते हैं। एक तरह के ये मान लो कि जैसे वंडर वाल बल होता है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड से नहीं जुड़े, वंडर वाल बल से जुड़े, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स से ही तो जुड़े। दो चीजों को सिंपल सोचो, दो चीजों को एक साथ रखोगे आप, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसमें, तभी तो एक साथ रखोगे। फोर्स नहीं होगा तो भाग नहीं जाएंगे। दो कंडीशन में हम चीजों को साथ रख सकते हैं, या तो हम फोर्स से उससे साथ रख ले, जैसे दोनों हाथ है मेरे, मैं फोर्स लगा के ऐसे ऐसे रोक सकता हूँ ना, फोर्स नहीं लगा अलग हो जाएंगे। तो एक तो हम दो चीजों को एक साथ रखने के दो रूल्स है हमारे पास, एक तो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स से रुक जाएंगे, दूसरा उनके बीच बॉन्ड बनाते हैं। अगर बॉन्ड बन गया तो तब भी नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड तो नहीं बना, तो इसका मीन्स फोर्स लगा है। कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बॉन्ड में बॉन्ड नहीं होता, एक तरह का अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, क्लियर है? जिसको ज्यादा नहीं समझना वो ये समझ सकता है कि ये बल लगा के जुड़े हुए, इन दोनों के बीच बल लगा है और ये रुके हुए। क्लियर? अगले वाले जो आप पढ़ने वाले हो वो बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखें, अब ये समझ आ गया। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़े योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक कितने टाइप के? दो टाइप के, एक थे द्विक्लवण, एक थे हमारे उपसहसंयोजी यौगिक। द्विक्लवण आपको समझ आ गया, द्विक्लवण जो बनते हैं कैसे बनते हैं आपको मैंने सब समझा दिया। अब आता है उपसहसंयोजी यौगिक पे। ध्यान रखना 7 नंबर का चैप्टर आता है ये, और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, अब हमने समझना है कि वो कैसे बनता है। हाँ, अब वो कैसे बनता है वो देखना है। जैसे FeCN6 है, Fe के लिए हमने FeCN2 लिया, और यहाँ पे लिया हमने KCN लिया। सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, 6 तो इसका फाइनली आता है, फाइनली आता है 6 तो यहाँ पे 2 है। आपको पता है ये भी गया, ये भी गया आपका, एक यौगिक है ना। अरे यौगिक तो समझ चुके हो आप, ये भी यौगिक है ना आपका, ये भी क्या यौगिक है। आपको पता है यहाँ पे तो आपको कैसे बनाने, कॉम्प्लेक्स ही बनाने। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है कुछ जटिल बनाना है, कुछ ज्यादा ही हार्ड। वो तो हार्ड तो था लेकिन इतना हार्ड नहीं था, यहाँ पे बहुत हार्ड बनाना है। तो यहाँ तक समझ आया। तो आपको पता है इन्हें बनाने के लिए, द्विक्लवण को बनाने के लिए 2 अणु लेने पड़ेंगे। ये तो आपको फिक्स है, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी केमिस्ट्री में 2 ही का मोस्टली यूज होता है, उनसे काम चल जाएगा। तो क्या है, तो हमने लेने पड़ते हैं, कभी कभी 3 आ जाते बाई चांस। तो यहाँ पे हमने 2 लेने हैं आपको, ये तो फिक्स है। क्या लेने हैं आपको? 2 यौगिक लेने हैं। अब 2 यौगिक जब लेने हैं आपको, तो सीधी सी बात है, उससे 2 तरह के साल्ट बनेंगे। सॉरी, ये भी साल्ट ही होता है वैसे अगर देखा जाए तो क्या होगा कि 2 तरह के यौगिक बनेंगे। एक तरह के आप बना चुके हो, दूसरे तरह के जो आते हैं, जो इस चैप्टर का नेम है, जो इस चैप्टर में बनाने हैं आपको कॉम्प्लेक्स, तो उसकी बात करने वाले। तो आपने देखा था पीछे पीछे क्या हुआ था, पीछे ऐसा हुआ था कि वहां पे वो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे थे, वो एक पास रखे थे, फोर्स से जो जुड़ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे बनेगा आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड K4Fe, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसे गुरु ब्रैकेट भी कहते हैं हिंदी में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया हमने कोष्ठक भी बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट, कई सारे नाम है इसके। Fe और CN6 और इस तरह से ये बना। आपको दिख रहा है, हो गए ना ये बॉन्डों से मिक्स। पीछे क्या देखा था आपने, पीछे देखा था यहाँ पे बराबर बैलेंस ही कर लो। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 कर लो यहाँ पे। अब आपको पता है K4 हो गए, CN6 हो गए, काम खत्म हो गया। तो ये बना, इन्हीं बोलते हैं हम उपसहसंयोजी यौगिक। इसको क्या बोलते हैं हम? उपसहसंयोजी यौगिक। दोनों में अंतर समझो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, योगात्मक यौगिक है। देखो आणविक यौगिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी अणु है और ये भी अणु है, अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए आणविक यौगिक है। योगात्मक यौगिक इसलिए है क्योंकि यौगिकों को योग से बना है। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। ये हो गया, दोनों में डिफरेंट ये था, ये देखो केमिकल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन इससे पिछला वाला जुड़ा नहीं था, आपस में दोनों आगे थे ऐसे यौगिक। तो यहाँ पे समझ आ रहा है ना। तो ये पढ़ना है हमें, इसे बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो आपने पहले क्या पढ़ा, पहले मैंने सिखाया सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं। सिंपल सॉल्ट देखा, फिर सिंपल सॉल्ट के बाद क्या देखा आपने,
सिंपल सॉल्ट के बाद देखा आपने कि यौगिक किसे बोलते हैं, फिर आपने देखा कि यौगिकों से मिलाकर भी यौगिक बनाए जाते हैं जिनको हम द्विक्लवड़ बोलते हैं और उपस्थिति यौगिक बोलते हैं। हमने दोनों को देख लिया कि उपस्थिति यौगिक कैसे बनते हैं और द्विक्लवड़ कैसे बनते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? 6 क्यों आया है? 6 आता ही है क्योंकि हम उस पर ही तो बात करेंगे, पूरे चैप्टर में पढ़ना ही क्या है, ये तो देखना है 6 क्यों आया, 4 क्यों आया, 2 क्यों आया, 3 क्यों आया, ये देखना। फिलहाल ये तो समझ आ गया ऐसे बनते हैं। अब देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम उपसहसंयोजी यौगिक। इसको क्या बोलते हैं हम? उपसहसंयोजी यौगिक मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? दोनों समझ आ गए? आगे ना ये होता है। अब कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वही तो पढ़ेंगे पूरा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दूसरा भी समझ आ गया, दूसरा भी समझ आ गया। हाँ इसका स्ट्रक्चर और बता दो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको जब तोड़ोगे आप तोड़ोगे तो K4 आपका अलग हो जाएगा, K4 आपका अलग हो जाएगा, अलग हो गया। और आपको पता है ये Fe, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर वाले जो भी हैं वो अलग नहीं होने वाले। इसका मीन्स पहले तो आप समझो ये जुड़े कैसे, ये Fe से 6Cn जुड़े। क्या जुड़े हैं? 6Cn। ये तो आपको दिख रहा है ना 6Cn जुड़े, Cn एंड Cn और यहाँ पे भी एक Cn और यहाँ पे भी एक Cn। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही दे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो Cn होगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं? यहाँ पे Cn दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कितने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? कोऑर्डिनेट मींस उपसहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखो इसमें 6 के कैसे बॉन्ड बने आपके पास? उपसहसंयोजी बॉन्ड। आपने जब इसको तोड़ा तो आपको पता है बैलेंसी के हिसाब से यहाँ पे प्लस कितना हो गया? +4 हो गया, तो इस पे -4 आया होगा। अब समझो इसे उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बोल रहे थे। पहली बात तो क्लियर है कि ये यौगिक है, पहली बात क्या क्लियर है कि ये यौगिक है। दूसरी बात, इसे उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें उपसहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं। पहली बात समझ आई, यौगिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यौगिक तो आपको पता है, मैंने बता दिया। और कैसा यौगिक है ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। दूसरी बात ये है कि इसे उपसहसंयोजी क्यों बोल रहे हैं? तो भाई उपसहसंयोजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उपसहसंयोजी बॉन्ड इसमें बन रहे हैं। आपको देखो 6 उपसहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट? समझ तो आ गया ना उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें उपसहसंयोजी बॉन्ड बनते हैं उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? अब देखो यहां पे हमारे पास क्या था, दूसरा क्या बनाया था हमने, एक और भी बनाया था अभी। क्या बनाया था? K2SO4 बनाया था, याद करो। क्या बनाया था? K2SO4 और इसके साथ क्या था? Al2SO4 का ऑल्थराइज। ये थ्राइज जो आते हैं ना, ये तो आपका था बैलेंसी के हिसाब से आते हैं। और फिर क्या था आपका? 24H2 ये बनाया था, 2 बनाए हैं आपने। इसका कुछ इस तरह से पार्ट देखो, ये हम ब्रेक कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जब तोड़ रहे हैं तो आपने देखा केवल बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट से जो पार्ट है वो टूट गया, अंदर वाला नहीं टूटा। देखो के बाहर है ना, तो के टूट गए, अलग हो गया, के टूट के। क्या अंदर वाले अलग हुए? नहीं होते, ये कभी भी ब्रेक नहीं होते, ये जुड़े रहते। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हीट कर दो तो टूटेंगे नहीं, ऐसे तो लोहा भी टूट जाता है। यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे डेफिनेशन इनकी आने वाली क्या चीज है, ये कैसे है, कहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया। इसे आगे अभी कराने वाला हूं मैं डेफिनेशन के साथ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताओ मुझे, ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई? क्लियर है ना? ये दोनों डेफिनेशन मैंने आपको करा दी, शायद समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे चल रहे थे हम, क्या चल रहे थे? हमने देखा ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विक्लवड़, ये जालक, हमने देख लिया। द्विक्लवड़ कौन से होते हैं? और उपसहसंयोजी यौगिक कॉम्प्लेक्स
जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमने दोनों देखी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे हमें देखना है द्विक लवण या जालक यौगिक होते क्या है, जालक यौगिक होते क्या है। तो उसने बोला है वह यौगिक जो विलयन में, बेटर रहेगा विलयन में तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि विलयन तो बनाओगे ना घोल के, तो विलायक में, किसमें आप घोलते किसमें हो, आप घोलते किसमें हो, विलायक में घोलते, तो किसमें घोलोगे, विलायक में ही घोलोगे, तो विलयन का कोई रोल यहाँ पे होता नहीं है। तो क्या है, पढ़ लो। आप देखो आगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है क्या, हाँ इनकी डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन क्या है, उसने बोला है कि वह यौगिक जो विलयन में, विलयन नहीं होगा क्योंकि विलयन में थोड़ी घोलोगे, विलायक में घोलोगे, किसमें घोलोगे, विलायक में घोलोगे तब जाके विलयन बनेगा। अगर आप इनको विलायक में घोलते हो, किसमें घोलते हो, विलायक में, मींस सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करते हैं इनको, कहने का मतलब ये। तो ये बोला है अपने सरल आयनों में टूट जाता है और अपनी पहचान खो देते हैं, इनको द्विक लवण कहते हैं। मींस समझ ही नहीं आया होगा, समझ में आएगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक हम, तुम्हें पता है प्रैक्टिकल क्यों होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि प्रैक्टिकली समझोगे आप। क्या करोगे आप, जैसे इसे पानी में डिसॉल्व करोगे, किसी ब्लैक में डिसॉल्व करोगे तो ये टूट जाएगा। टूट का मतलब यहाँ पे के लगाए ना, क्या लगाए, देखो कितने के, SO4 Al SO4 ये सब अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे, तो के अलग हो गया, SO4 हमारे, देखो ये वाला SO4 भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, लिख एक ही देता हूं मैं, है तो ये भी SO4 ये भी SO4, तो पहचान थोड़ी है, तो अलग हो गया। Al भी हमारा अलग हो गया, इस पे +3 चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, अलग हो गए ना सब। अब जब अलग हो गए तो आप मुझे अब बताओ, अब देख के बताओ क्या पहचान हो रही है, क्या था ये पहले, नहीं समझा, हमारे पास ये था द्विक लवण डबल सॉल्ट जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया था, हमने इसे विलायक में डिसॉल्व किया, घोला सॉल्वेंट में, तो पता चला ये सब अलग अलग हो गए। तो क्या इसे देख के आप पहचान सकते हो क्या था पहले, जैसे मान लो कोई हमारा कोई बिल्डिंग है और तोड़ के उसकी ईंटे ईंटों को, मसाले को अलग कर दें, तो क्या आप पहचान पाओगे कि पहले क्या था, ये पहचान ही खत्म हो गई ना उसकी। अब आप ये बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, आप मुझे देख के बताओ क्या था ये, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या होगा पहले, ये आपको तो ये पता है के है, SO4 है, Al है, तो अपनी पहचान खो दी ना इसने। बताओ, प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, देखो बताओ क्या था ये, पहचान खो दी ना इसने पानी में घोलने के बाद। अब मैं दिखाऊंगा, आप बताइए क्या था। तो देखो पानी में घोलने के बाद ये अपने आयनों में ब्रेक हो गया, तो अब तो आपको आयन ही दिखेंगे ना, तो पहले क्या था वो तो पहचान इसने खत्म ही कर दी ना। तो इसी बोलता है कि अगर डबल साल्ट को हमने डिसॉल्व किया तो ये आयनों में टूट जाता है, और आयनों को देखकर आप बता नहीं सकते ये क्या था पहले, पहचान खो दी इसने। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने इसे डिसॉल्व किया भी तो क्या कंप्लीटली टूटा नहीं ना, यहाँ पे भी FeCN6 है, यहाँ पे भी FeCN6 है, क्या इसने अपनी पहचान खोई नहीं ना, केवल के ही तो अलग हुआ है ना, तो ये अपनी पहचान नहीं खो रहा, तो ये कंप्लीटली आयन में टूट गया। कंप्लीटली मतलब सबके सब आयन अलग हो गए, इसमें हुए भी तो केवल एक, तो कंप्लीटली तो पहचान नहीं खोई ना इसने। मान लो कोई बिल्डिंग है, उसका इधर उधर से थोड़ा गेट वेट टूट गया, तो बिल्डिंग तो अब भी है ना, पहचान तो नहीं खोई उसने। अब बिल्डिंग पूरी तोड़ दी तुमने, चल गया उस पर बिल्डोजर, तो पहचान ही हो गई। तो यहाँ पे समझ आ रहा, ये हो गया। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये अपनी पहचान खो देते हैं, तो क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, और ये अपनी पहचान नहीं खोते क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक होते नहीं। दोनों पॉइंट क्लियर है, अब दोनों की डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ आएगी। दोनों की डेफिनेशन है, मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं। देखो क्या है, यही तो बोला उसने, वह यौगिक जो इसमें विलायक में घोलने पर अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। जब टूट जाएंगे तो पहचान भी क्या होगी, खो जाएगी, तो उनको क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। आगे देखो, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी क्या,
हाँ ये है। तो क्या है देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह यौगिक जो विलयन में घोलने पर अपने सरल आयनों में नहीं टूटते, मतलब अपनी पहचान नहीं खोते, आयनों में टूटे ही नहीं सरल, तो पहचान भी उन्होंने खोई नहीं। जब पहचान नहीं खोई तो ऑब्सेसिव यौगिक कहते हैं। दोनों के आंखों से दिखाया था ना प्रैक्टिकल, क्या अपनी पहचान खो रहे थे वो? नहीं ना। क्या कंप्लीटली टूट रहे थे? नहीं ना। सिंपल। तो आपको दोनों डेफिनेशन याद नहीं करनी, अंदर से फील करो। फीलिंग आ रही है ना? तो आ रही है तो सही है, आ रही है तो सही है। तो यहां तक हमने चैप्टर को समझा है, यहां तक हमने चैप्टर को समझा है। तो ये एक तरह का इंट्रो मान लो चैप्टर का, ये इंट्रो खत्म हो गया। अब आने वाले हैं हम चैप्टर पे। किस पे आने वाले हैं? अब आने वाले हैं हम चैप्टर पे, उपसेसिव यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ लिया उपसेसिव यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसका सिस्टम होता है, टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं, पहचान रहती है कि नहीं रहती है। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आती है डेफिनेशनें, आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशनें आती हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन आती हैं और आपको क्या करना है, उन डेफिनेशन को वो करना है। तो आप अब डेफिनेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको ध्यान से समझो कि क्या लिखा है और समझो। शायद समझ आ गया होगा। चलें, चलो अब देखो, यहां से आती है डेफिनेशन। ये तो हमें समझना था, वरना ये नहीं समझोगे चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। अब जो लिखने आएगा उस पे चलते। यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। अब तक हमने इंट्रो पढ़ा था, तो क्या था, हम एक उपसेसिव यौगिक लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, उसको देखेंगे हम क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे कहानी होती है। हमारे पास अभी जो लिया था उसी को ले लें, बार बार मैं चेंज करूंगा, आप भी डिस्टर्ब हो गए हैं? नहीं, आप डिस्टर्ब होगे मुझे पता है, डिस्टर्ब नहीं भी होगे तो भी मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि बार बार अलग अलग से समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी आपको। ये है, आपको पता है ये क्या है ये उपसेसिव यौगिक मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वहां पे गायब हो गए, कोई बात नहीं। तो आपको तो पता है ना, मैं बार बार बोल तो रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मींस उपसेसिव यौगिक। क्या चल रहे हैं अपने? तो क्या है ये? उपसेसिव यौगिक है जो हमने बनाया था अभी। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। अब देखो, इसको बोलते हैं हम, इसको पूरे को जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, मैं कलर चेंज कर दूं, इसको पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं संवहन सत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सत्ता। अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम संकुल आयन। क्या बोलते हैं इसको? संकुल आयन, संकुल आयन बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा था बिल्कुल सेंटर में कौन लगा था? कॉम्प्लेक्स का अभी मैंने FeCN का स्ट्रक्चर बनाया था, सेंट्रल का मींस बिल्कुल बीच में कौन लगा था? Fe। तो इसको बोलते हैं केंद्रीय। क्या है ये? केंद्रीय। आप ध्यान रखना, केंद्रीय है ये। केंद्रीय का मतलब बिल्कुल बीच में लगा था, आपने देखा ना था अभी? देखो ऐसे देखा था, आपने देखा था Fe था, CN इस तरह से लगे थे, देखा था? नहीं बनाओ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, ये समझ में आ गया, ये है केंद्रीय। केंद्रीय मतलब सेंटर में लगा हुआ। आपको पता है Fe क्या है? परमाणु है। क्या है? मैंने बोला ना, आप परमाणुओं का यूज करके भी यौगिक बना सकते हो और आप तत्वों का यूज करके भी यौगिक बना सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि वहां पे हम सेम ले सकते हैं अणुओं में, तो यहाँ पे डिफरेंट लेते हैं। तो यहाँ पे
क्या है ये? परमाणु है ना, परमाणु है। अब अगर इस पे आवेश आ जाता है तो क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? अगर आवेश आ जाता है तो आयन बोलते हो, और अगर आवेश नहीं आता तो आप परमाणु बोलते हो। तो आपको यहाँ पे अभी आवेश निकाल के मैं बताऊंगा कि आवेश है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे आवेश है। आवेश है वो भी +2 का है। कितने का है? +2 का। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालेंगे हम, खुद पता चल जाएगा। +2 का है। तो मैं केंद्रीय, केंद्रीय तो है ये, परमाणु बोलूं या आयन बोलूं? परमाणु आयन, परमाणु है लेकिन आयन की फॉर्म में है, तो केंद्रीय परमाणु आयन है ये। केंद्रीय आयन, परमाणु आयन। मैं पता है पूरा क्यों लिख रहा? परमाणु आयन खाली मैं आयन भी लिख सकता हूँ, केंद्रीय आयन, लेकिन परमाणु आयन से और फीलिंग आएगी कि परमाणु है आयन की फॉर्म में है। तो क्या होगा? परमाणु आयन। क्लियर है? केंद्रीय परमाणु आयन है। ये जो साइड में लगे होते हैं सेंट्रल मेटल से जो जुड़े होते हैं, और रियल में क्या है? केंद्रीय परमाणु बोल रहे हो आपको इसको। है क्या ये? क्या ये धातु नहीं है? तो आप और क्लियरिटी से अगर बोलना चाहो, पहली बात तो ये सेंटर में लगा है तो सेंट्रल है। क्या है? आयन की फॉर्म में तो आप आयन लिख दोगे, परमाणु की फॉर्म में तो खाली परमाणु लिख दोगे। तीसरी बात ये क्या है? डी और एफ बिलोंग कर चुके हो आप, ये धातु है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन? क्योंकि केंद्र है, केंद्रीय धातु का मतलब केंद्र में लगी ही धातु का परमाणु। ये केंद्रीय धातु आयन का मीन्स केंद्र में जो धातु का आयन लगा है उसकी बात चल रही है। क्लियर? तो परमाणु से काम चला लो, और क्लियर करना चाहो तो आप धातु भी लगा दो। तो केंद्रीय परमाणु आयन है ये, परमाणु का आयन है। अब इसको जो साइड में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं इनको बोलते हैं लिगैंड। लिगैंड, क्या बोलते हैं इसको? लिगैंड। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? और ये यहाँ पे जो चार्ज आता है इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। किसकी ऑक्सीकरण संख्या है ये? केंद्रीय परमाणु या आयन की। अगर यहाँ पे परमाणु होगा, यहाँ पे तो आयन लगा है, अगर परमाणु लगा होगा किसी में तो क्या बोलोगे आप? केंद्रीय परमाणु बोलोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है। क्या है ये? ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या किसकी है? केंद्रीय परमाणु के आयन की। तो इतनी चीज समझ आई है आपको? इसको हम संकुल भी बोलते हैं। इसको क्या? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है पूरे को हम संकुल भी क्या बोलते हैं? इसको संकुल भी बोलते हैं। अब इतनी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है, पहले सबकी डेफिनेशन पढ़नी है, समझना है। क्या क्या पढ़ना है? इन सबकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है और समझना है। क्या क्या समझना है? देखो, पहले आपको देखना है, पहले आपको देखना है क्या कि संकुल आयन क्या होता है। संकुल आयन मीन्स संकुल से जुड़ा हुआ आयन। आपको पता है के किस फॉर्म में है? यहाँ पे आयन की फॉर्म में तो है, क्योंकि आपने अभी तोड़ा था तो क्या बना था? K+। तो K+ क्या है? आयन है। तो ये आयन की फॉर्म में है, लेकिन किसका आयन है ये? संकुल से जुड़ा हुआ आयन है, तो क्या बोलोगे? संकुल आयन है। आपको पता है ये धातु मेटल केंद्र में लगी थी, सेंटर में लगी थी, तो आप या तो इसे केंद्रीय धातु आयन बोल दो, या इसको हम केंद्रीय परमाणु आयन बोल सकते हैं। दूसरा, इससे केंद्रीय धातु से जो जुड़े होते हैं उनको लिगैंड बोलते हैं, और इस पूरे ब्रैकेट को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संकुल बोलते हैं, और इस पे जो भी चार्ज आता है उसे ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। इतना आपको पढ़ना। क्लियर? किसी को दिक्कत? इनकी डेफिनेशन सबकी आती है बोर्ड के एग्जाम में। ऑक्सीकरण संख्या को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। आयन, संकुल आयन है मीन्स कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। क्या हो गया? आयन हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। और यहाँ पे क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु का मीन्स सेंट्रल मेटल आयन हो गया। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन है ये, तो सेंट्रल आयन भी बोल सकते हो, ये आप समझ चुके हो। लिगैंड को लिगैंड भी बोलते हैं, और संकुल को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलें एक करके आगे समझे। आप सबकी डेफिनेशन समझनी है आपको, डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, दिक्कत ही नहीं है। अब आपको बताए संकुल आयन, संकुल आयन समझ रहे हो तो देख देख के करेंगे, अपने देख देख के करना है उसको। यहाँ पे देखो, संकुल आयन था ना ये क्या था? संकुल आयन। ये किससे जुड़ा है? संकुल से जुड़ा है ना। जो संकुल से जुड़ा हुआ आयन होगा क्या बोलोगे उसे? संकुल आयन। डेफिनेशन भी यहीं पे हो गई, डेफिनेशन भी यहीं पे हो गई। देखो यहाँ पे क्या बोला है?
जिस आयन में एक धातु आयन के साथ एक से ज्यादा लिगेंड जुड़े होते हैं उसे संकुल आयन आपको ऐसे लिखना है। चलो यहाँ पे जो भी हो गया, आपको तो सिंपल में लिखना है कि संकुल से जुड़े हुए आयन को संकुल आयन कहते हैं। संकुल से जुड़े हुए आयन को संकुल आयन कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपको ये लिखना है। इसमें तो कहानी मुझे समझ नहीं आ रही, उसे संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं। मैंने तो बोल दिया ना, ऐसा तो लिख सकते हो ना, संकुल से जुड़े हुए आयन को संकुल आयन कहते हैं, सिंपल सी बात है। जिस आयन में एक धातु आयन के साथ एक से अधिक ज्यादा लिगेंड जुड़े होते हैं। लिगेंड कहाँ से आ गया यहाँ पे? संकुल आयन, सिंपल डेफिनेशन जो मैंने बोली है उसे लिखना है कि संकुल से जुड़े हुए आयन को संकुल आयन कहते हैं। उसके बाद आगा संकुलों के प्रकार है। संकुलों के प्रकार नहीं करने, पहले आपको सबकी डेफिनेशन करनी है, सबको आपकी डेफिनेशन करनी है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, और लिगेंड, इन सबकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद बताऊंगा मैं, जो अलग चीज आएगी उससे बाद बताएंगे। अब सबसे पहले आ जाओ आप यहाँ पे देखो, उपसहसंयोजी सत्ता या समन्वय सत्ता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो यहाँ पे क्या है, अभी जो मैंने बताया था, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि उपसहसंयोजी सत्ता या समन्वय सत्ता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता क्या है। अभी मैंने बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि इसको समन्वय सत्ता भी बोलते हैं हम, और समन्वय सत्ता भी बोलते हैं, या सहसंयोजन सत्ता। देखो यहाँ पे, कहाँ पे गया, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसको समन्वय सत्ता भी बोलते हैं, या उपसहसंयोजन सत्ता भी बोलते हैं, या उपसहसंयोजन, ये मतलब इसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, उपसहसंयोजन या समन्वय। दोनों तरह की सत्ता, मैं समन्वय कहता हूँ उसको, आप सही से पढ़ लेना, मेरी हैबिट है इसे बोलने की। हाँ, समन्वय सत्ता ही बोलता हूँ मैं उसको। हाँ, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जो ये कोष्टक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, क्या कोष्टक ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसे ही बोलते हैं हम, क्या उपसहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। तो हम क्या देंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन तो देख सकते हो ना, सिंपल में आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि उपसहसंयोजी यौगिक में जो कोष्टक ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। देखो सबसे सिंपल क्या है, सबसे सिंपल मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या है, समन्वय सत्ता है। तो क्या आप सिंपल भाषा में नहीं लिख सकते कि उपसहसंयोजी यौगिक में जो क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मींस कोष्टक के अंदर लिखा होता है उसे समन्वय सत्ता कहते हैं, इसी को तो बोल रहे हैं समन्वय सत्ता। ये सबसे इजी लैंग्वेज है, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेरी राय से तो ऐसे लिख लेना और अच्छा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ उसको, तुम कहोगे सामने लिखा है, जो भी बोलना है बोल दो। समन्वय होता है, समन्वय सत्ता, मैं समन्वय सत्ता ही बोलता आया हूँ, तो समन्वय सत्ता होता है। मैंने बोला ना, मुझे हैबिट ऐसे ऐसे बोलने की। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो, मैंने बोल दिया, कोष्टक ब्रैकेट, उपसहसंयोजी यौगिक में कोष्टक ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं उनको समन्वय सत्ता बोलते हैं। या आपको बताए कोष्टक ब्रैकेट के अंदर क्या थे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन या लिगेंड। देखो आप आ जाओ और क्लियरिटी पे, दूसरी डेफिनेशन लिखाने वाला हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, एक तो हम सिंपल भाषा में ये लिख सकते हैं कि कोष्टक ब्रैकेट, उपसहसंयोजी यौगिक में कोष्टक ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको समन्वय सत्ता कहते हैं। दूसरा देखो, समन्वय सत्ता में है क्या, केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड को मिलाकर समन्वय सत्ता बोलते हैं। समन्वय सत्ता क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड को मिला दिया आपने, क्या बन गई, समन्वय सत्ता। मतलब तुम इतने दिमाग के कमजोर हो क्या, समन्वय सत्ता बन कैसे रही है, क्या किया आपने, केंद्रीय धातु परमाणु लिया, इसको लिया इसको, फिर प्लस कर दिया क्या, लिगेंड को, तो क्या बन गई
समन्वय सत्ता बन गई। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिंगैंड मिलकर समन्वय सत्ता बनाते हैं? बोल सकते हो। बहुत ही बढ़िया, समझदार भी लग रहे थोड़े थोड़े और बेकार भी लग रहे थोड़े थोड़े, दोनों लग रहे हो थोड़े थोड़े। ये है ना संकुल आयन का। ये तुम ना अपनी चालाकी है ना अपने पास रखो, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? केंद्रीय धातु परमाणु आयन। अब ये बात तो समझ आ रही है क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन? क्योंकि परमाणु की फॉर्म में भी हो सकता है वो, आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। परमाणु की फॉर्म में जब बोलोगे जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, आयन की फॉर्म में आप इसलिए बोले थे क्योंकि चार्ज आएगा उस पर। तो क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिंगैंड मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। दोनों संरचना का निर्माण कर रहे हैं ना, जिससे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी सत्ता कहते हैं। जिससे नहीं, जिसे। क्या लिखना है वहां पे? जिसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर? आगे देखें, आगे देखें। हाँ देखो क्या है केंद्रीय परमाणु या आयन। आपको पता है, ये तो पता है ना केंद्रीय परमाणु कौन था? अभी कौन था? सिंपल भाषा में बोल सकते हो ना कि जिससे लिंगैंड जुड़ते हैं उपसहसंयोजी बॉन्डों के साथ। क्या था? केंद्रीय सेंट्रल परमाणु था क्या, जिससे लिंगैंड जुड़े थे। और कैसे? उपसहसंयोजी बॉन्डों के साथ। तो हम बोल सकते हैं भाई कि जिससे लिंगैंड उपसहसंयोजी बंधों के साथ जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। नहीं समझ आया? बताओ मुझे। आ गया होगा शायद। क्या था? हमारे पास ऐसे था, समझा देता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। FeCN6 क्या ऐसे था? आपको बताइए केंद्रीय धातु परमाणु है ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या था? क्या था? ये CN जुड़े थे। CN 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 एंड CN। तो क्या था? उपसहसंयोजी बॉन्ड के साथ जुड़े हैं ना। तो आप क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? आपको क्या दिख रहा है? केंद्रीय परमाणु क्या साथ का जुड़े में है। यहाँ पे कुछ बनाया नहीं मैंने, वो इसके स्ट्रक्चर गलत हो गया तो मैंने छोड़ दिया। तो क्या है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि जिससे लिंगैंड उपसहसंयोजी बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं उसी को केंद्रीय धातु परमाणु बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये तो लिखा है हमने क्या? उपसहसंयोजी सत्ता में। और ये क्या है भाई? और ये जुड़ते कहाँ पे? उपसहसंयोजी सत्ता के अंदर जुड़ते हैं ना। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उपसहसंयोजी सत्ता के अंदर। ये क्या है? पूरा उपसहसंयोजी सत्ता। तो हम बोलेंगे भाई उपसहसंयोजी सत्ता के अंदर लिंगैंड उपसहसंयोजी बॉन्डों के साथ जिसके धातु परमाणु से जुड़ते हैं उसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये लिखा देखो क्या? उपसहसंयोजी सत्ता में लिंगैंड जिन परमाणु या आयन के साथ जुड़ते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, आयन कहते हैं। सिंपल। चलें आगे, समझ में तो आ रहे हैं? आगे आया क्या? लिंगैंड। लिंगैंड क्या थे? जो तुम्हें पता है इसका ही घुमा फिरा के बना दो। आपको क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो उपसहसंयोजी बॉन्ड के साथ केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं उनको लिंगैंड कहते हैं। इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो इसका? अभी क्या लिखा था? अभी आपने लिखा था क्या? जिनसे लिंगैंड उपसहसंयोजी बॉन्ड के साथ समन्वय सत्ता में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। आपको उल्टा कर दो। क्या बोलोगे? आपके इस बार बोलोगे आप कि केंद्रीय धातु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बॉन्ड के साथ जो जुड़ते हैं, देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है? इससे जुड़े हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड के साथ, तो इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम? लिंगैंड। तो क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? बहुत ही बढ़िया। देखो लिंगैंड क्या है? उपसहसंयोजी सत्ता में है, तो उपसहसंयोजी सत्ता के अंदर ना केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े आयन या अणु, ये आयन की फॉर्म में भी होते हैं और ये अणु की फॉर्म में भी होते हैं। इसलिए बोल रहे हैं हम अणु की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये तो बोला उसने उपसहसंयोजी सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े आयन या अणु लिंगैंड कहलाते हैं। क्लियर? देखो इजी है चीजें, मैंने बोला ना बोर्ड के एग्जाम से बहुत इजी है चैप्टर। बस 2-4 बातें, बस मैंने जो
शुरू का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसे संवहन सत्ता बोलते हैं, इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो याद होना चाहिए बस। फिर तो आगे डेफिनेशन निकालते जाओगे, और उसका स्ट्रक्चर जो बनाया था आपने वो याद होना चाहिए। चैप्टर क्लियर, ये हो गया, लिगेंड हो गए। अब आते हैं लिगेंड के टाइप। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के टाइप देखे वाले हम। लिगेंड के टाइप मतलब लिगेंड होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं, वो बात चलने वाली। आपने पढ़ा था क्या, सबसे पहले 3 तरह के बॉन्ड आपने पढ़े होंगे। एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे ना। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिया था और दूसरे परमाणु ने इलेक्ट्रॉन लिया था, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया था। फिर उसके बाद पढ़ा था आपने कोवैलेंट बॉन्ड मींस सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड में क्या हुआ था, सहसंयोजी बॉन्ड में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था और एक बॉन्ड बनाया था। फिर आया था उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए एक ही परमाणु ने दिए थे, जिसमें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो अब ये बात समझनी है हमें कि ये देता कैसे, ये देता कैसे इलेक्ट्रॉनों को, वो समझना है हमें। आप देखो कैसे समझना है, वो समझना है आपको। आपको पता है, सबसे पहले तो ये सोचो कि उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा ना, तभी तो दे पाएगा वो। तो सीधी सी बात है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा वो दे देगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ तो 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। पहली बात ये बताओ, एक उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। एक उपसहसंयोजी बॉन्ड आप जब बना पाओगे जब आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे। तो 2 उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाने के लिए आप कितने दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बात यही है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन का मीन्स इलेक्ट्रॉन, युग्म का मीन्स जोड़ा, दाता का मीन्स देने वाले। तो यहाँ पे बात चलेगी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की। इलेक्ट्रॉन का मीन्स तो समझ गए इलेक्ट्रॉन, युग्म का मीन्स जोड़ा, दाता का मीन्स देने वाले। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वालों की बात चलेगी यहाँ पे, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही देना पड़ेगा, क्योंकि उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाने के लिए जोड़ा ही देना पड़ता है। याद है, क्लियर है। अब क्या है, ये कई तरह के होते हैं, एक दंतुर है और द्विदंतुर और बहुदंतुर, 3 कैटेगरी में इसको हम बांट देते हैं। एक दंतुर का मीन्स समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास NH3 है। अगर जिसको टेंशन हो रही है ना कि एक दंतुर है, तो आप डेफिनेशन के साथ याद कर लें और एग्जाम्पल याद कर लें। अगर डायरेक्टली नहीं जाना चाहते तब ये काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। मैंने बोला देगा वही जो उसका काम करने के बाद, जैसे मान लो आपके पास 2 रुपए नहीं है, 2 फॉर्च्यूनर है तुम्हारे पास, तो एक से तुम जा रहे हो, एक खाली गाड़ी है तो दे दोगे। अब दोनों से ही तुम जा रहे हो, मतलब दोनों से तो नहीं जा सकते, साथ साथ जा रहे हो तो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि जब हमें अपना काम करके कोई चीज बच जाती है तो हम दूसरे को दे सकते। तो पहले इसका एन का काम था 3 बॉन्ड बनाना, वो उसने बना लिए, इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए 8 अपने, नो दिक्कत। बॉन्ड बनाने के बाद भी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये देके उपसहसंयोजी बॉन्ड बना सकते। जैसे हमने Cn पढ़ा था, Cn माइनस, क्या पढ़ा था हमने, Cn माइनस। इसके पास भी क्या था, Cn माइनस का मतलब तो समझ रहे हो, Cn माइनस का मतलब बताओ मुझे, नहीं पता। ये माइनस जो आता है ना, मैं Cn माइनस लिख देता हूँ, सभी लिख देते हैं टीचर, क्योंकि लास्ट वाले पे लिखते हैं, ये C पे आता है माइनस, C पे आता है। अब आपको पता है यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड बनाने के बाद वो जोड़ा बच जाता है इलेक्ट्रॉनों का, उसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह देते हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना, इनने 3 बॉन्ड बनाए फिर भी एक जोड़ा बच गया, बात खत्म, इसे कहते हैं लॉन्ग पेयर। ये तो समझ आ गया। अब आपको पता है कि किसी पे चार्ज है, पहले खुद सोचो, कार्बन ने बॉन्ड बनाया होगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, बनाया होगा।
जब बॉन्ड बनाया होगा कार्बन ने, भाई बॉन्ड बनाया होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया होगा, उसने भी दिया होगा। जब आयनिक बॉन्ड बना होगा ये बॉन्ड टूटा होगा, क्या हुआ होगा, ये टू बॉन्ड टूटा होगा। अगर कार्बन की En ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये लेकर उसका भी इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा, भाग गया होगा ना। तो अब एक बात बताओ, इसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन कितने बचे आउट सेल में, 2 बच गए ना। मतलब जैसे बॉन्ड बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने तीनों टाइप के बॉन्ड तोड़ने सिखाए आपको। तो जब आयनिक बॉन्ड टूटता है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी वो लेकर भाग जाता है। तो जब कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया होगा, साथ में उसका भी लेके भागा होगा ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 2। एक अपना वाला बॉन्ड का, एक उसका लेके भागा है। तो अगर माइनस चार्ज दिखे आपको तो समझ जाओ कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जिससे ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या ये दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दे सकते हैं। और देने के बाद क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, कैसे देते हैं वो समझाना चाह रहा था मैं। जैसे हमारे पास H2 है, क्या हमारे पास H2 है, H2O में तो बॉन्ड बनाने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो और क्लियर होगा, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। वरना चैप्टर इतना लॉन्ग हो जाएगा, मैं बताने लगा लॉन्ग पेयर कैसे बनेंगे कैसे बचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आपने पढ़ा है तो पहले अच्छा है, नहीं तो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो रिवाइज दोबारा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, H2O ने बॉन्ड बनाने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मींस 2 लॉन्ग पेयर बच गए। तो यहाँ पे देगा एक ही है, इतना भी शरीफ नहीं है कि सभी दे देगा। तो 2 बच गए, 4 बच गए तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 लॉन्ग पेयर दे देगा। इसका मतलब आपके माइंड में आ गया होगा कि इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होंगे 2 तो ये दे देते होंगे, तभी ऑब्सेसिव बॉन्ड बनाते होंगे। ये समझाना चाह रहा था, ये तो बात समझ आ गई ना। फालतू 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये दे देंगे और ऑब्सेसिव बॉन्ड बन जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब दाता के साथ, अब समझो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था वो, हमने कैटेगरी बना दी। क्या बना दी, कैटेगरी। जो क्या करेगा, जो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, वो क्या होगा, एक दंतुर। एक दंतुर मतलब एक ही दे रहा है वो, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर 2 देगा तो 2 ही दंतुर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसके आधार पर इनके नाम रखेंगे। नई बात समझ आई, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु होंगे तो उसी हिसाब से इनका नाम है। अगर एक ही देगा तो एक दंतुर, 2 देगा तो 2 दंतुर, और 2 से ज्यादा देगा तो बहु दंतुर। आप देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये Cl है, ये Cl माइनस लगाना भूल गया वो, Cl माइनस है। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 4 तो नहीं दे रहा। जब 2 देगा तो एक ऑब्सेसिव बॉन्ड बनाएगा, तो इसे एक दंतुर बोलोगे आप। यहाँ पे भी NH का देखो, NH3 का एग्जांपल मैंने बताया, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म फालतू है, ये भी एक ही जोड़ा देगा। जब एक ही जोड़ा देगा तो एक ही ऑब्सेसिव बॉन्ड बनाएगा, एक दंतुर। क्लियर। मैंने ऑक्सीजन का भी, इसका जल का भी एग्जांपल इसलिए बताया था कि इसके पास 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े, लेकिन देगा एक ही, तो एक जोड़ा देगा, एक बॉन्ड बनाएगा ऑब्सेसिव जी, एक दंतुर। अगर देने लगे 2 तो 2 दंतुर, 2 दंतुर। आप देखो द्विदंतुर कैसा होगा, द्विदंतुर ऐसा होता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, एथाइलिन डाइएमीन। क्या, एथाइलिन डाइएमीन नाम है इसका। मैंने बोला बोर्ड के अकॉर्डिंग, अगर आप देखो बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये चैप्टर ना इजी है। इजी क्या, डेफिनेशन याद करनी है आपको, और डेफिनेशन में ऐसा तो याद नहीं करा रही है, मैं तो सिखा के याद करा रही हूँ। यहाँ पे देखो NH2, ऐसे नहीं, यहाँ पे ना कोई भी, यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला यहाँ पे एक N कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, मतलब एक जोड़ा देता है, एक बनाता है ऑब्सेसिव बॉन्ड। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने N दिख रहे हैं आपको, 2, तो कितने देंगे ये, 2।
दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों को देंगे, क्योंकि एक तो ये वाला एन देगा और एक वाला देगा। इसका नाम तो पता चल गया, एथाइलिन डाइएमीन, जिसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं EN से। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितने दे रहे हैं देखो, एक तो ये दे रहा है जोड़ा और एक ये, तब जो दो जोड़े दे रहे हैं तो क्या बॉन्ड बनाएंगे? दो बॉन्ड बनाएंगे उपसेसिवली। तो कैसे भी याद कर लो, चाहे ये इस हिसाब से याद कर लो कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो। अगर एक देता है तो एक तंतुर, दो देता है तो दो तंतुर, या इस हिसाब से याद कर लो कि एक उपसेसिव बॉन्ड बनाता है तो एक तंतुर, दो उपसेसिव बॉन्ड बनाता है दो तंतुर। या आप इस हिसाब से याद कर लो कि जितने परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं इतने, इसमें एक देने वाला एक तंतुर, दो देने वाले दो तंतुर। तीन तरह बता दिए, तीन टाइप से आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हैं जी। परमाणु के नंबर के अकॉर्डिंग कर लो, उसके अकॉर्डिंग कर। अब ये इनका कोई रोल है नहीं, डाल दिए मैंने, लेकिन इनका रोल नहीं है। बाकी सब बहुतंतुर में आ जाते हैं, दो के बाद किस में आ जाते हैं? बहुतंतुर में आ जाते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? अब क्या है, इनकी जगह आप बस क्या कर लेना, बहुतंतुर वो पॉली में डाल देते हैं। एक तंतुर करना है, दो तंतुर करना है, उसके बाद बहुतंतुर में डाल देना है सबको। क्या लिख दोगे उसकी डेफिनेशन? जिसमें क्या होंगे? जिसमें दो से अधिक क्या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होंगे परमाणु, तो उसे बहुतंतुर कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन नहीं दिखाई क्या मैंने? वो समझाते मुझे लग रहा है डेफिनेशन मैंने दिखाई नहीं। हाँ देखो लिखी हुई है, वह लिगैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु की संख्या एक होती है। संख्या एक होती है, स्थान छोड़ो, आप स्थान कहां से आ गया? आपको सिंपल में लिखना है वह लिगैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु की संख्या एक होती है, एक तंतुर लिगैंड कहलाते हैं। एक तंतुर याद हो गया तो द्वितंतुर भी हो गया, जहाँ पे एक है वहां पे दो आ जाएगा। क्या द्वितंतुर लिगैंड क्या है? क्या वह लिगैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु की संख्या दो होती है, द्वितंतुर कहलाते हैं। बहु का क्या हो जाएगा कि वह लिगैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु की संख्या दो से अधिक होती है, बहुतंतुर कहलाते हैं। तो सबकी डेफिनेशन आपको शायद समझ आ गई। चलें आगे, बताओ है ना इंटरेस्टेड चैप्टर? दो तीन बातें हमने देख ली, उससे सब निकाल रहे हैं चीजों को। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अब आता है उभय तंतुर। उभय तंतुर का मतलब समझो, वैसे तो एक तंतुर ही है, वैसे क्या है ये? वैसे तो एक तंतुर ही है। एक तंतुर का मतलब समझ रहे हो, देता तो एक ही परमाणु है, लेकिन इसका कंडीशन कुछ अलग है। कंडीशन कुछ अलग है, देने वाले दो होते हैं। देखो समझो यहाँ पे उभय तंतुर कैसे कहते हैं? जैसे हमारे पास है क्या, एग्जांपल लेते हैं हम Cn का लेते हैं। Cn माइनस का एग्जांपल लेते हैं हम। देखो Cn माइनस का एग्जांपल लो, यहाँ पे समझो। आपको पता है N के पास भी इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, पढ़ा है आपने, अभी समझाया था मैंने। N दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आपको पता है C पे माइनस चार्ज है, ये भी, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था ना अभी। माइनस चार्ज का मतलब समझ जाओ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका खुद बॉन्ड वाला है, एक जो लेके भाग के आया है, तो दो है। तो इस पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी दो इलेक्ट्रॉन है फालतू एक्स्ट्रा, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। लेकिन शर्त ये है कि एक साथ दोनों नहीं दे सकते। अगर एक साथ दोनों देते तो कितने तंतुर में आ जाता है ये? द्वितंतुर। लेकिन पढ़ा कहाँ है हमने इसे? एक तंतुर में। तो हैं तो दो देने वाले, लेकिन क्या होगा, दो एक साथ नहीं देते। क्या होता है, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है युग्म को। तो क्लियर है? तो दे सकता है, ऐसो को बोलते हैं हम उभय तंतुर। उभय तंतुर का मतलब एक टाइम में ये एक ही परमाणु दे सकता है। अगर C ने दिया तो Cn साइड से जुड़ जाएगा। जैसे हमारी कोई भी मेटल है, अगर Cn ने दिया तो किस साइड से जुड़ जाएगा? ये Cn साइड से जुड़ जाएगा। और N ने दिया तो N साइड से जुड़ जाएगा। बताओ मुझे कोई दिक्कत? ऐसी तो है। अगर इस C ने दिया तो C ने बॉन्ड बनाया, और N ने दिया तो N ने बॉन्ड बनाया, क्या दोनों एक साथ दे रहे हैं? नहीं ना। तो ऐसे जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या दो होती है, लेकिन एक टाइम में एक ही देता है, उसे कहते हैं उभय तंतुर। इसमें कैसा लिखा है देखो, वह पैसा लिगैंड ये क्या भाई, पैसा कहाँ आएगा इसमें? लिगैंड जिनमें क्या होता है, ऐसे होगा, ऐसे ऐसा लिगैंड
ठीक है, लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं। ये तो कहानी अजीब बन गई। तो ऐसे लिखना है आपको ऐसे लिखना है सिंपल तरीके से कि ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन दाता परमाणुओं की संख्या दो या दो से ज्यादा होती है, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, देता है या उपसेसिव बॉन्ड बनाता है, उसे उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। बात समझ आ गई? दोबारा रिपीट करूं क्या? ऐसे लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता युग्म परमाणुओं की संख्या दो या दो से ज्यादा होती है, पर वह एक टाइम में एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं। ठीक है, होंगी ज्यादा लेकिन एक टाइम में एक ही देगा। अब आते हैं हमारे समवन्य संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। समवन्य संख्या समझो, समवन्य संख्या देखो, इसको सिंपल में समझाता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल में। इससे तो सिंपल है ही नहीं कुछ भी, इससे सिंपल नहीं है कुछ भी। हंसोगे तुम इसका वो देख के कारनामा, हंसोगे बहुत। कैसे? देखो K4 FeCN6 ये है ना, ये। अब यहाँ पे ये समवन्य क्या है? समवेन मतलब संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने उपसेसिव बॉन्ड बने हैं। सिंपल भाषा में समझ लो, जितने उपसेसिव बॉन्ड बने उन्हीं को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मान लो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, यहाँ पे आपने देखे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। तो सीधी सी बात है, उपसेसिव बंधों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है। क्या है? देखो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुल लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या बोलते हैं। ये याद नहीं करना है बिल्कुल। इसे पढ़ने के लिए थोड़ा हाई पे जाना पड़ेगा। हालांकि मैंने समझा तो दिया, एक दंतुल लिगेंड होंगे तो वो एक लिगेंड एक ही उपसेसिव बॉन्ड बनाएगा। तो जितने लिगेंड होंगे इतने ही उपसेसिव बॉन्ड बनेंगे ना। तो ये डार्कली पे है, डेफिनेशन बहुत अच्छी है लेकिन डार्क कॉन्सेप्ट पे। खुद सोचो, एक दंतुल लिगेंड जितने होंगे भाई, एक दंतुल लिगेंड एक ही उपसेसिव बॉन्ड बनाता है, तो मान लो 10 क्या लिगेंड है तो 10 उपसेसिव बॉन्ड बनाएंगे। तो जितने लिगेंडों की संख्या इतनी ही बॉन्डों की संख्या है, और जितनी बॉन्डों की संख्या इतनी ही समन्वय संख्या होगी। आप इस पे अगर नहीं जाना चाहते, आप बाहर ही रहना चाहते हो, तो इस पे आ जाओ। क्या? उपसेसिव यौगिक में उपसेसिव बंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। जितने उपसेसिव बॉन्ड होंगे उतने ही होगा। तो आप ये कर लो या ये कर लो, समझ के करना ये कर लो, बिना समझे करना ये कर लो, और अगर कुछ भी ना करना तो कुछ भी मत करो। आप देखो आगे समन्वय संख्या हो गया, आगे आता है हमारा समन्वय संख्या। अब आता है हमारा समन्वय मंडल। आप देखो समन्वय मंडल का मतलब तो आपको पता है, मंडल क्या होता है? किसी चीज का मंडल होता है, बीड़ी का मंडल। तो बीड़ी का मंडल क्या होता है? मतलब बंद सा होता है, बंद होता है ना। जैसे मान लो पार्ले का मंडल है, मंडल तो नहीं कहते, पैकेट कहते हैं सिंपल भाषा में। पैकेट, तो पैकेट के अंदर बंद होती है कोई चीज, तो उसे पैकेट बोलते हैं। पैकेट बोल दो, मंडल बोल दो, बात एक। तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं बंद होगी, उसे बोल रहे हैं हम। आपने देखा था मंडल का मतलब तो समझिए, मंडल का मीन्स पैकेट। पैकेट की बात चल रही है, समन्वय में पैकेट की बात चल रही है। तो पैकेट क्या था? पैकेट आपने देखा था, बताओ कुछ दिखा था आपको बंद? कुछ चारों तरफ उस पैकेट का मीन्स क्या होता है? चारों तरफ से एक लेयर चढ़ी होगी, बीच में कुछ होगा, उसे पैकेट बोलते हैं। तो पैकेट आपने देखा था? यहाँ पे ध्यान करो, बताओ मुझे, देखा पैकेट? देखा था आपने, देखा था अंदर एफी था, बाहर से सीएन का कवर चढ़ा हुआ था ना। अभी देखा था आपने, भूल रहे हो आप? कितनी बार बना चुका हूं, अब नहीं बना रही अब।
Fe बीच में था, CN चारों तरफ था, तो क्या वो उसकी तरह नहीं बन गया था, आवरण की तरह, लेयर की तरह बन गया था, उसी को बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिगैंड केंद्रीय परमाणु अथवा आयनों के चारों ओर एक आवरण सा बना लेते हैं। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर CN बना लिया था ना एक आवरण सा, लेयर सा, तो उसी को क्या बोलते हैं, समवेत मंडल कहलाता है ना, सिंपल। वो आवरण बनाते हैं। मैंने बोला जो सबसे पहले हमने बनाया है क्या, उसका क्या, उसका फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले पे जितने भी चीजें हमने लिखी हैं और उसका स्ट्रक्चर का बहुत पता है, तो सब पता है। पार्ले जी याद कर लो, कोको कोला की पेप्सी याद कर लो, सब बंदे होते हैं अंदर। अब देखो आवेश के आधार पर अभी हमने जो देखे थे लिगैंड, वो किसके अकॉर्डिंग देखे थे, वो देखे थे हम इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु के अकॉर्डिंग। अब देखने वाले हैं हम अकॉर्डिंग द चार्ज के अकॉर्डिंग देखने वाले। चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप कुछ तो देख चुके हो, आपने देखा था कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, पॉजिटिव निगेटिव। आपको पता है चार्ज 3 तरह से शो करते हैं हम, या तो किसी में पॉजिटिव चार्ज होगा, या निगेटिव होगा, या कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं को उदासीन बोलते हैं। यहाँ पे देखो 3 तरह से हो सकता है चार्ज के अकॉर्डिंग, तो कोई भी है, 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखने वाली बात होगी आपको कि आप पढ़ चुके हो इसको भी। एक आते हैं धनात्मक लिगैंड, एक आते हैं ऋणात्मक लिगैंड, एक आते हैं उदासीन लिगैंड। लिगैंड पहली बात तो किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं, लिगैंड कहते हैं। अब अगर वो माइनस हो जाए, उस पे आ जाए तो ऋणात्मक हो गया, अगर कोई भी चार्ज नहीं आए तो उदासीन हो गया, अगर प्लस चार्ज आ जाए तो, कितना सिंपल है भाई। लिगैंड है हमारा, लिगैंड पे अगर निगेटिव आ गया तो ऋणात्मक लिगैंड हो गया, धनात्मक आ गया तो धनात्मक लिगैंड हो गया, कुछ नहीं आया तो उदासीन हो गया। तुम तो इतने तेज हो, याद भी हो गया ना। देखो अब एग्जांपल लिख देता हूँ। उदासीन, क्या NH3 देखा था आपने, क्या ये लिगैंड था कि नहीं था, था ना, लिगैंड था। क्या हमारा H2O लिगैंड था कि नहीं था, था ना। क्या इन पे कोई चार्ज है, नहीं ना। कौन सा चार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो कैसे है ये लिगैंड तो है, उदासीन भी है, तो इन्हें बोलेंगे उदासीन लिगैंड। आपने देखा था CN माइनस, आपने देखा था अभी, क्या CN लिगैंड है, CN लिगैंड है ना, है, पढ़ा है आपने अभी, CN लिगैंड है और इस पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो क्या बोलोगे, ऋणात्मक लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड हो गया। NO2 एक होता है हमारा NO2 प्लस, तो ये भी लिगैंड है, ये भी क्या है, लिगैंड है। इस पे क्या लगा है, पॉजिटिव, तो ये होगा धनात्मक लिगैंड। लेकिन इसका पॉजिटिव वाले लिगैंडों का खास यूज है नहीं, इनका ही यूज होता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। पता हो गया कि दिक्कत कितने टाइप के हो गए, पॉजिटिव एंड क्या है हमारे, न्यूट्रल है और निगेटिव है, ठीक है। जिस लिगैंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिगैंड हो गए, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिगैंड हो गए, और कोई चार्ज नहीं है तो उदासीन हो गए। आगे चले, मैं बोल रहा था ना चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड है, और चैप्टर खत्म भी हो गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। मतलब आज का पोर्शन, आज की क्लास खत्म हो गई, बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम कल करेंगे IUPAC, जहाँ से 4 मार्क के हर साल आते हैं, और ये छोटी छोटी थ्योरी है जो हर साल आती है 2-3 नंबर में। हाँ, अब आता है क्लेट लिगैंड एवं क्लेट्स किसे कहते हैं, क्लेट्स लिगैंड। क्लेट्स का मीन्स होता है, सर्कल देखा है आपने, सर्कल देखा है ना, सर्कल देखा है, अरे देखा है, लियो सर्कल दियो। मुझे पता है, मुझे बताओ, सर्कल वर्कल देखा है, नहीं मैंने सर्कल तो आज तक नहीं देखा, मैंने तो सर्कस देखा है। तो देखो
क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर एक ही रिंग बन जाता है, लिगेंड रिंग बना लेते हैं। कैसे, देखो जैसे हमारा पीटी है, क्या है हमारा, पीटी है, पीटी है ना, ये हमारा पीटी है, पीटी है, पीटी से एक सीएल ने बनाया, एक सीएल ने क्या बनाया, ऑब्सेसिव बॉन्ड, और एक दूसरे सीएल ने बनाया। क्या हुआ, यहाँ पे सीएल सीएल ने बॉन्ड बनाया, दो बन गए। अब यहाँ पे जो आया हमारा, आया यहाँ पे डाई एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, क्या आया, एथिलीन डाई एमीन आया, ये एथिलीन डाई एमीन आया, एथिलीन डाई एमीन आया। इसने भी क्या किया, मैं वो को ऊपर बना दे, एच को ऊपर बना देता हूँ, इंटरेस्ट नहीं आएगा वरना। देखो यहाँ पे एन हो गया, एन हो गया ना, यहाँ पे एच में यहाँ पे बना रही हो पीछे H2 H2। अब देखो क्या होगा, इसके पास है, इसके पास है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, दो दे सकते हैं, इसने भी से, इसने भी से, क्या बन गया, देखो बन गया ना सर्कल की तरह, बन गया सर्कल की तरह। तो इन्हीं को बोलते हैं किलेट्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, किलेट्स बोलते हैं। तो क्या लिखा है, बात समझ आ गई ना, किलेट्स। अरे सिंपल सी बात है, आपको पता है जब ये ऑब्सेसिव बॉन्ड बनाएंगे तो बेवकूफ को जोड़ेंगे तो सीएल बनाएगा, सीएल नहीं जुड़ेगा, ये सीएल बनाएगा, सीएल नहीं जुड़ेगा, ऑब्सेसिव बॉन्ड से जुड़ेगा ना। हमारे पास क्या था, रॉयल बातें स्प्लेंडर वाली, देखो यहाँ पे देखो, आपको पता है ये हमारे पास कौन सा है, द्विदंतुर है, मतलब इसमें दो बॉन्ड बनाता है ऑब्सेसिव। जैसे ही भैया तुम आप इससे लगाओगे किसी से भी, तो ये दोनों नाइट्रोजन जुड़ेंगे ना ऑब्सेसिव बॉन्ड के साथ। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो आप बेवकूफ तो नहीं, ये छल्ला नहीं बन जाएगा, ये ऐसे करके आप जोड़ोगे तो क्या रिंग नहीं बन जाएगा, तो रिंग ही तो बनाए, इतनी सिंपल बात है इसमें तो। और इसी अगर रिंग बनाई इन्होंने तो क्लेट्स बोल दो, इससे तो इजी बात ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना। ये क्या है, लिगेंड रिंग बना रहे हैं, ये क्या है, ये बताओ मुझे पहले, ये क्या है, लिगेंड है ना, लिगेंड क्या बना रहा है, सिंपल, तो क्या है, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड के साथ धातु आयन, यहाँ पे कौन सा है, द्वितंतुर, हमें किसका यूज कर लेंगे, यहाँ पे बहुतंतुर का यूज कर लेंगे। ये समझने में आपके लिए इजी पड़ता तो मैंने ये वाला बता दिया, ठीक है, बहुतंतुर का मैं यूज और ज्यादा वाला यूज कर लेंगे तो वहां पे क्लेट्स बन जाएगा, इससे बेटर समझ में आता है, इसलिए मैंने द्वितंतुर का एग्जांपल आपको लेके बता दिया। तो क्या है, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ता है कि वलय प्राप्त होता है, वलय बन जाता है, प्राप्त होता है। ऐसे हार्ड लैंग्वेज मत लिखना, तो आप ही लिखना, सिंपल बताऊं, आप लिखना, जब लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़कर वलय बना लेता है तो उसको क्या, तो उसको किलेट्स वलय कहते हैं। क्या लिखना है आपको, जब लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़कर एक वलय बना लेता है तो उसको किलेट्स वलय कहते हैं, और ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहते हैं, व बने हुए जटिल को क्या कहते हैं, धातु किलेट्स कहते हैं, ऐसे बेटर रहेगा। तो क्या है, ये सब डेफिनेशन शायद आपको अच्छे से समझ आई होंगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ पाऊं इनको, और कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।